करते हैं सफर। सबसे पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने फिर से धमाके की धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टुंडा ने कहा जेल से बाहर आने पर वो फिर से धमाके करेगा। साथ ही अपने किए पर टुंडा को कोई पछतावा भी नहीं है। उधर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में ये माना कि उसकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में बैठा जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। अब्दुल करीम टुंडा ने पूछताछ में यह भी कबूला कि उसे 26/11 मुंबई हमले की पहले से जानकारी थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने हाफिज सईद और आईएसआई का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पूछताछ में टुंडा ने बताया कि हाफिज को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पूरी मदद मिलती है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने हाफिज सईद के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया है। टुंडा का कहना है कि हाफिज भारत में धमाका करने के लिए उकसाता रहता था। हाफिज पीओके के टेरर कैंप और एलओसी पर भी जाता था और हमले के लिए उकसाता था। आतंकी टुंडा ने बताया कि पाकिस्तान में वो दाऊद इब्राहिम से 3-4 बार मिला है। उसने बताया कि दाऊद लश्कर के आतंकी अभियान के लिए फंड देता था। उसने ये भी कहा कि दाऊद काफी सुरक्षा में रहता है और उस पर आईएसआई की नजर रहती है। टुंडा ने लश्कर तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी से लाहौर में मिलने की बात भी कबूली है। टुंडा ने कहा कि लखवी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद से वो लखवी से नहीं मिला। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बाबा के कोट से नाम से जाना जाता है। टुंडा के साथ साथ उसका बेटा भी आतंकवादी है, जो कि कश्मीर में हुए धमाकों में शामिल रहा है। अपने आतंकी साथी की मौत के बाद से टुंडा ने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ के लिए राजस्थान एटीएस की टीम सोमवार को दिल्ली आएगी। राजस्थान एटीएस को टुंडा की तलाश 1993 में जयपुर में टिफिन बम ब्लास्ट को लेकर है। उस वक्त 2 आतंकी पकड़े गए थे और टुंडा फरार हो गया था। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा देश में हुए करीब 40 धमाकों में शामिल था। हरियाणा के सोनीपत में 1996 में हुए सीरियल धमाकों में भी टुंडा का हाथ था। इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। यहां आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की खबर अब तक नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान इसी महीने लगातार कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि बूथ स्तर पर काम करना होगा, तब जाकर चुनाव जीत पाएंगे। उधर शनिवार को बिहार प्रदेश बीजेपी कमेटी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। बोधगया में पार्टी कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ यह प्रस्ताव अब केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के भीतर से उठने वाले विरोधाभासी बयानों पर संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ में बीजेपी के प्रतिनिधि माने जाने वाले सुरेश सोनी ने साफ कह दिया है कि मोदी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी को हाईलाइट करने वाले पोस्टर पर बवाल मचने के बाद बीजेपी ने नया पोस्टर लगाया है। बीजेपी की बैठक स्थल के बाहर जो नया पोस्टर लगा है, उसमें सिर्फ पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की ही तस्वीर है। बीजेपी के नए पोस्टर में पार्टी के किसी मौजूदा नेता की तस्वीर नहीं है। न अटल बिहारी वाजपेयी है, न लाल कृष्ण आडवाणी और न ही नरेंद्र मोदी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगे होने से विवाद का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले शनिवार को बीजेपी मीडिया वर्कशॉप के बाहर लगाए गए पोस्टर में आडवाणी को किनारे लगा दिया गया था। पहले अटल आडवाणी की तस्वीरें अगल बगल में होती थी, लेकिन अटल के बगल में मोदी विराजमान थे और दूसरे किनारे पर आडवाणी को धकेल दिया गया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी के हाथ में सत्ता आएगी तो वो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, टाइगर मेमन को पाकिस्तान से खींच कर ले आएंगे। उद्धव ठाकरे ने सामना में तंज कसते हुए ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सल्तनत मिलेगी तो वो देश को लूटने वालों को जेल का रास्ता दिखा देंगे। उन्होंने मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा कि स्विस बैंक में जमा काले धन को मोदी विमान में भरकर ले आएंगे। दरअसल 15 अगस्त के दिन पीएम के भाषण पर हमला बोलने के लिए मोदी पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उद्धव ने सामना में लिखा कि मोदी जिस तरह पीएम की आलोचना करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सत्ता में आते ही सारे हालात सुधर जाएंगे।
साधु यादव को लेकर बीजेपी में ही घमासान छिड़ता हुआ दिखा है। सुशील मोदी ने जहां साधु यादव के लिए पार्टी में नो एंट्री की बात कही है, वहीं रामेश्वर चौरसिया को साधु यादव से परहेज नहीं है। उनका कहना है कि फायदा हो तो साधु को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने इशारा किया है कि साधु यादव अगर पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को पार्टी में शामिल करने से पहले नफा नुकसान देखा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि इससे आने से फायदा और घाटा हो, नफा नुकसान को देखते हुए राजनीति करता आदमी। राजनीति हम ज्यादा से ज्यादा सांसद विधायक जीतने के लिए करते हैं, तो घाटा और नफा नुकसान को देख करके ही हम कोई कदम उठाएं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी में हम जाने का कहाँ कोई बात कर रहे हैं। हम तो नरेंद्र भाई मोदी की बात बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा उनके हाथ में जा रहा है। कैसे मजबूत करेंगे नरेंद्र मोदी को? अरे नरेंद्र भाई मोदी खुद मजबूत आदमी है और देश को मजबूत करेंगे। उधर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले साधु यादव की पार्टी से छुट्टी तय मानी जा रही है, लेकिन साधु ने भी कह दिया है कि पार्टी को जो करना है कर ले। कांग्रेस पार्टी निकाले या रखे, कांग्रेस पार्टी से तो हम लोगों को कोई पहचान है नहीं, और कांग्रेस पार्टी का जो क्रियाकलाप है हम जानते हैं। राहुल गांधी 3 साल 4 साल मिलने में उनको लगता है जनता से उनको कभी मुलाकात है नहीं, जनता से भेंट करते नहीं। 4 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार से फिर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सोमवार को लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जूदेव के निधन के चलते श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मंगलवार यानी 20 अगस्त को फूड सिक्योरिटी बिल पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। 20 तारीख राजीव गांधी की जयंती भी है और कांग्रेस चाहती है कि इसी रोज बिल पर बहस करवाकर इसे पास करा लिया जाए। मौजूदा मानसून सत्र में राज्यसभा में लोकपाल बिल पर चर्चा होने की संभावना है। पीएमओ में मंत्री नारायण स्वामी ने कहा कि इस बाबत उन्होंने एक नोटिस भी दिया है। लोकसभा में लोकपाल बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अटका पड़ा है। कोयला घोटाला मामले से संबंधित फाइलें गायब होने की बात कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कबूली है। उन्होंने कहा है कि गुम फाइलों की तलाश और मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें गायब होने पर बीजेपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में कुछ भी गायब हो सकता है। इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा करना ही उचित नहीं होगा। कि आपको याद होगा आदर्श स्कैम के संदर्भ में भी महाराष्ट्र में कुछ पहले जलाया है। दरअसल ये खबर आई कि 45 कोल ब्लॉक आवंटन के रिकॉर्ड की फाइल गुम हो गई है। इनमें उन 157 निजी कंपनियों का लेखा जोखा था जिन्हें कोल ब्लॉक दिए गए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भगत सिंह की शहादत सरकारी रिकॉर्ड की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह शहीद हैं और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह का नाम सरकारी दस्तावेजों में शहीद के रूप में दर्ज नहीं है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। उधर भगत सिंह का पूरा परिवार नाराज है। उनका परिवार अब भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए अभियान शुरू करेगा। इसके अलावा उनके परिवार ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भगत सिंह मामले को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं ये जानकर बेहद हैरान हूं कि भगत सिंह को अभी तक शहीद का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार 50 रुपए किलो प्याज बेच रही है, तो इसके जवाब में बीजेपी 30 रुपए किलो प्याज बेचने की तैयारी में है। आज से बीजेपी सस्ता प्याज बेचने का अभियान शुरू कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने सस्ता प्याज बेचने की शुरुआत की थी। करीब 1000 सेंटर्स पर सरकार ने 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचना शुरू किया। साथ ही मोबाइल वैन के जरिए भी अलग अलग इलाकों में प्याज बेचा जा रहा है। वाराणसी में प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में प्याज और पोस्टर लेकर बढ़ी हुई कीमतों के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी को जिम्मेदार बताया। कानपुर में प्याज को लेकर कारोबारियों की खास पहल देखने को मिली है। कारोबारी संगठनों के सहयोग से यहां लोगों को 35 रुपए किलो प्याज मुहैया कराया जा रहा है।
असम में भी कई कारोबारियों ने जनता के प्याज के आंसू पोंछने की पहल की है। यहाँ की कई दुकानों में लोगों ने 37 से 47 रुपए के बीच में प्याज बेचा है। एकता कपूर का सीरियल जोधा अकबर पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सीरियल को बंद करने की मांग करते हुए सीरियल का विरोध किया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये लोग बीजेपी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस से नाराज हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा दमोह पहुंची। दमोह में गैसाबाद में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गैसाबाद को उप तहसील बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में पार्टी इस रथ यात्रा की तैयारी में जुट गई है। शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों को चुनावी तोहफा देने वाली है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल करने पर विचार किया जा रहा है। भोपाल पहुंचे गोविंदाचार्य ने यूपीए एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ मंच इन दोनों गठबंधन का विकास देगा। दरअसल गोविंदाचार्य ने ये मंच बनाया है जिसमें कुछ सियासी दलों के साथ साथ गैर सियासी संगठन भी शामिल हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ने की बात को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने खारिज किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि साल 2004 से 2010 तक देश में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार मिले हैं। साथ ही बेरोजगारी दर 8.3% से घटकर 6.6% हो गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जनता से सीधे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया विंग के गठन का फैसला लिया है। 22 अगस्त को इस सिलसिले में कांग्रेस एक वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता इस वर्कशॉप को संबोधित करेंगे। गया में इमामगंज के गांधी मैदान में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और स्थानीय विधायक उदय नारायण चौधरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेडीयू विधायक ने कहा कि यहां 27 करोड़ की लागत से बनने वाला पावर ग्रिड का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के छात्र संघ चुनाव में एसएफआई ने अपना परचम लहराया। चारों सीट जीतकर वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने हिमाचल विश्वविद्यालय में अपना झंडा गाड़ा। समाजसेवी अन्ना हजारे को जौनपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगाया। अदालत ने तिरंगे के अपमान को लेकर अन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ईश्वरजान काउंटर केस के आरोपी सीनियर आईपीएस अफसर पीवी पांडे को गुजरात सरकार ने निलंबित कर दिया है। काफी दिन तक भागे भागे फिर रहे पांडे को सरेंडर कर जेल जाना पड़ा था। आईएनएस सिंधुरक्षक हादसे में 6ठे नौसैनिक का भी शव बरामद कर लिया गया है। 13-14 अगस्त की रात मुंबई नेवल डॉकयार्ड में उस हादसे में 18 नौसैनिक लापता हो गए थे। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। घंटों लाइन में लगकर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। कई दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से भी लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पायलट बनना चाहते थे। अपनी नई किताब माई जर्नी में उन्होंने लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस टेस्ट में 9वें नंबर पर कलाम आए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने माने यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। यहां प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एक बड़ा वेटिंग रूम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस स्टेशन से करीब 5 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। दिल्ली में नशे में धुत एक पुलिस वाले का हंगामा देखने को मिला। जसवीर सिंह नाम का कांस्टेबल नशे में धुत होकर सड़क पर कार दौड़ा रहा था। बेकाबू कार एक रेलिंग को तोड़कर सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची। राजस्थान के 12 में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में नाचने वाले थाना प्रभारी पृथ्वीराज मीणा को लाइन हासिल कर दिया गया है। इस पुलिस वाले ने सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए मंच पर जमकर डांस किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई। चंडीगढ़ में गांव वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से आए बदमाश को उतारकर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की, फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। असम में पुलिस ने दुर्लभ किस्म की एक छिपकली के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बदमाश की जो बरामद की गई छिपकली की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। में एक कच्चा मकान गिरने से 3 मासूमों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में परिवार के 5 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा सुबह 4 बजे हुआ। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने दबे हुए लोगों को निकाला। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड पर केमिकल से भरे टैंकर में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए।
ट्रक में लगी इस भीषण आग ने पास खड़े 2 और ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी। तुर्कमान गेट के पास बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तुर्कमान गेट के पास फाजिल नाम का एक शख्स अपने भाई के साथ खड़ा था। अचानक आए हमलावरों ने फाजिल की कनपटी पर बंदूक रखी और गोली चलाकर हत्या कर दी। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में 11वीं के एक छात्र की उसके पड़ोसी ने पीट कर हत्या कर दी। 15 अगस्त को राजन की पतंग उड़ाने को लेकर आरोपियों से लड़ाई हुई थी। गाजियाबाद में पार्किंग से लेकर निकालने को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गई। फायरिंग में 3 लोगों को गोलियां लगी। एक की स्थिति गंभीर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी सुल्तानगढ़ में फॉल देखने गए पर्यटक मुसीबत में फंस गए। सुल्तानगढ़ फॉल के पानी के तेज बहाव में 3 पर्यटक बह गए, जबकि करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 19 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार की शाम पिकनिक मनाने गए पर्यटक सुल्तानगढ़ फॉल के पास घूम रहे थे। अचानक पानी का बहाव तेज हुआ। 3 पर्यटक बह गए, जबकि 19 को बचा लिया गया। हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 5 में 3 साल की एक बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मंदिर के महंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर शाम 2 लड़के प्राचीन मंदिर ट्रस्ट के अंदर घुसे और महंत चेतन दास को गोली मार दी। झारखंड के रामगढ़ में लड़का लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रजरप्पा इलाके में मिली लाश के पास कई प्रेम पत्र पड़े थे। सहारनपुर के नंदपुर गांव में 2 महीने पहले थाने के अंदर हुई एक शख्स की मौत को लेकर बीएसपी ने मोर्चा खोल दिया। इस मामले में 4 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पति ने अपनी पत्नी पर खौलता हुआ पानी डालकर उसे जला दिया और फरार हो गया। आरोपी ने ससुराल पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के गोहाना में एक घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसमानी बिजली के झटके से घर की छत गिर गई, जिससे पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में शातिर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 किलो सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इन गहनों की कीमत 60 लाख रुपए है। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर धुनाई कर दी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोगों ने इस शख्स को पकड़ा और फिर लाख घूसों से इसकी पिटाई की। असम में कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। शिवसागर के सोनारी गांव में बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तराखंड आपदा के दौरान 300 विदेशी भी लापता हो गए। विदेशी रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में लापता हुए हैं। उत्तराखंड आपदा को 2 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी राहत और पुनर्वास का काम शुरू नहीं हो पाने को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। गांव को जोड़ने वाली 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के विरोध में लोगों ने एसपी ट्रैफिक के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों की शिकायत थी कि पुलिस गाड़ियों का चालान करते वक्त चालान स्लिप पूरा नहीं भरती, जिससे लोगों को परेशानी होती है। यूपी के प्रतापगढ़ में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। लालगंज कोतवाली इलाके में घुसा इस हाथी ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। मुरादाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रामगंगा नदी में एक नाव अचानक लहरों के बीच में फंस गई। नाव पर 50 लोग सवार थे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।